जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे ग्रुप डी प्रैक्टिस। हम लोग ग्रुप डी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम भी कवर करेंगे दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी उत्तराखंड एकदम राइट सही है। उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, इसका डिस्कशन करते हैं दोस्तों। इसमें एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, एक ट्रिक है, राग 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 फूलन फूलन जी का। राग फूलन जी का। राग फूलन जी का ये एक ट्रिक है दोस्तों। एक ट्रिक है राग फूलन जी का। राग से राजा जी नेशनल पार्क और गा से गंगोत्री नेशनल पार्क। फूल से फूलों की घाटी, जो ये है फूलों की वादी। और न से नंदा देवी नेशनल पार्क। और जी और का से मिला के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हम इसे लिख दे रहे हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? राजा जी राजा जी और राजा जी, उसके बाद नंदा देवी गंगोत्री फूलों की घाटी और गंगोत्री तो हो गया, नंदा देवी फूलों की घाटी। और एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका पुराना नाम? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। लेकिन 2021 में इसका नाम राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। क्यों रखा गया? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है राम गंगा नेशनल पार्क। उस नदी के नाम पर इसका नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और दोस्तों इसमें है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, और इसका भी अध्ययन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ये यस लिख दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन घाटी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और बताते हैं दोस्तों, और है कौन है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। सिंबल बारा नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क ये है इसमें हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? और हिमाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है
कौन सा? दाचिंगराम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगराम नेशनल पार्क। सिक्किम में कंचनजंगा है। सिक्किम में कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा सिक्किम है। कंचनजंगा सिक्किम है। इसे 2016 में कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कंचनजंगा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा एक चोटी भी है। कंचनजंगा ये चोटी है, विश्व की सबसे लार्जेस्ट चोटी कंचनजंगा। विश्व की थर्ड सबसे लार्जेस्ट चोटी कंचनजंगा। विश्व की थर्ड सबसे लार्जेस्ट चोटी। विश्व की सबसे बड़ी तीसरी चोटी है दोस्तों कंचनजंगा। और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। केटू या गॉडविन ऑस्टिन। आगे चलते हैं। एप्स में शामिल है। एप्स में शामिल है। एप्स में कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए जलीय जीव होते हैं, कि ऑप्शन बी मछलियाँ होती हैं, ऑप्शन सी पक्षी होते हैं, ऑप्शन डी स्तनधारी होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें फटाफट कमेंट करके बताइए। तब तक हम अदर ऑप्शन को कठुआ करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है दोस्तों। मछलियाँ ये होता है। अच्छा ये बताइए दोस्तों, मछलियाँ ठंडे ठंडे पानी में भी रहती हैं, गरम गरम भी पानी में रहते हैं, ये बर्फ़ में भी जीवित रहती हैं। ये ऐसा क्या होता है जो मछलियाँ सभी मौसम में और पानी में ठंडा रहती जीवित रहती हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाने पर मनुष्य को मतलब 60 डिग्री 70 डिग्री वैसे माइनस कर दे, -70 डिग्री -60 डिग्री -10 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, तो मनुष्य की हालत ख़राब हो जाती है। वैसे मछलियाँ इतने भी टेम्परेचर में जीवित रह सकती हैं। यहाँ तक जो बर्फ़ जम जाता है उसके बाद भी मछलियाँ अंदर जीवित ही रहती हैं। ऐसा क्या हो कारण है ये बताइए कमेंट करके फटाफट। उसके बाद हम डिटेल में इसके समझते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें पक्षी जो हैं, पक्षी एप्स में आते हैं। पक्षी एप्स इसे कहते हैं एवीज। एवीज बहुत लोग एप्स पढ़ते हैं, बहुत लोग एवीज कहते हैं। एवीज में ये क्लास है, ये संघ का डेटा का क्लास है एवीज। एवीज में पक्षियाँ आती हैं। एवीज में पक्षियाँ आती हैं जो उड़ती हुई हैं, जो उड़ने वाली पक्षियाँ होती वही आती हैं इसमें। उड़ने वाली पक्षियाँ इसमें एवीज में आती हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें ये असमतापी होती है। नहीं दोस्तों, ये समानतापी होती हैं। ये समानतापी होती हैं। क्या होती है? समानतापी। समानतापी 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 होती हैं ये। समानतापी कौन होती हैं? पक्षियाँ। पक्षियाँ क्या होती है? समानतापी होती हैं। पक्षियाँ क्या होती है? समानतापी। और स्तनधारी भी समानतापी होते हैं। स्तनधारी भी समान होती है, लेकिन मछलियाँ असमतापी होती हैं। असमतापी मतलब असमान ताप होते हैं। इसका मतलब मौसम चेंज होगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। मछलियाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। मौसम चेंज होने के कारण मछलियों का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसलिए मछली किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वह पानी बर्फ़ जम जाए या पानी एकदम खौलने लगे, या और दोस्तों या बर्फ़ में बहुत ठंडा, पानी में बहुत ठंडा हो जाए, तब भी ये मछलियाँ जीवित रहती हैं पानी में। ठीक है दोस्तों। क्यों इसलिए जीती रहती है? क्योंकि इसकी टेम्परेचर असमान होती हैं। असमान टेम्परेचर होने के कारण कभी इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किए, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किए, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया?
कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कि फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, कि ऑप्शन बी सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा ऑप्शन सही है फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन इज दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शासित किया और वहाँ पर उसका नाम रखा दौलताबाद। दौलताबाद। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ये फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर है, फर्स्ट मुस्लिम शासक है जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ये फर्स्ट मुस्लिम शासक है जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम शासक है जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया था, मतलब चेंज किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली से, दिल्ली से ले गया था देवगिरी, देवगिरी, देवगिरी ले गया था, देवगिरी ले गया था। किसने ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इक्वल टू राइट आंसर, ऑप्शन सी इक्वल टू राइट आंसर, ऑप्शन सी सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यही इसका राइट आंसर है। ये अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंगे होती है जब तरंग की गति की दिशा, जब तरंग की गति की दिशा जो है, तरंग की गति की दिशा, तरंग की गति की दिशा, तरंग की गति की दिशा जो माध्यम के हैं, जो माध्यम है, माध्यम, माध्यम के कंपन करने की दिशा के समांतर होते हैं। माध्यम के कंपन करने की दिशा के समांतर होते हैं। माध्यम के कंपन करने की दिशा के समांतर हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। कंपन करने के समांतर हैं, समांतर हैं, समांतर हैं। तरंग की गति की दिशा और माध्यम के कंपन करने की दिशा के समांतर हैं तो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। लेकिन जब तरंग की गति करने की दिशा और माध्यम के कंपन करने की दिशा के लंबवत, जो लंबवत होगी, तब वह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएगी। क्या? जब तरंग की गति की दिशा और माध्यम के कंपन करने की दिशा के लंबवत होगी तब अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएगी। लेकिन जब तरंग गति की दिशा, तरंग की गति की दिशा और माध्यम के कंपन करने की दिशा के समांतर होगी तब वह अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष वर्ष में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी एकदम
परफेक्ट आंसर। 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है। 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर टैंक मुंबई। ग्वालियर टैंक मुंबई। ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट होता है। ग्वालियर टैंक मुंबई से स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। ग्वालियर टैंक मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में। इसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जन सत्याग्रह। जन सत्याग्रह। जन सत्याग्रह या ये आज़ादी की लड़ाई का सत्याग्रह। आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन। इसे आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन कहा जाता है। 1945 में 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। और क्या दांडी यात्रा कब स्टार्ट किया गया था? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब स्टार्ट किया गया था? दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 12 मार्च 12 मार्च 12 मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था दांडी यात्रा। और 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ था दांडी यात्रा। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम गुजरात। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम गुजरात से। साबरमती आश्रम गुजरात से। और समाप्त कहाँ हुआ था? दांडी नामक स्थान पर। दांडी नामक स्थान पर। यह किस लिए स्टार्ट किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। नमक कानून तोड़ने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अधातुओं में कौन सी अधातु चमकदार होती हैं? अधातुओं में कौन सी अधातु चमकदार होती हैं? इसमें सभी अधातु दिए हैं। सभी अधातु दिए हैं। और कौन सा अधातु जो चमकदार होती है? उसमें कौन सा अधातु जो चमकदार होती है? ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है? इसमें राइट आंसर कौन सा है बताइए। तब तक हम एक एक को थोड़ा से तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसकी आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव अधिक होती है। आयनन विभव अधिक होता है। आयनन विभव क्लोरीन की सबसे अधिक होती है। और फ्लोरीन की F9 से दर्शाते हैं। इसकी परमाणु क्रमांक 9 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और आयोडीन इसमें सबसे चमकदार अधातु है। आयोडीन सबसे चमकदार अधातु है। ये धातुओं में चमकदार ही होती है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। यहाँ पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एक ग्लैंड पाया जाता है। उस ग्लैंड का नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, एक ग्लैंड पाया जाता है दोस्तों। उस ग्लैंड का नाम याद नहीं आ रहा है इस समय। ठीक है दोस्तों, बाद में बताएंगे इसको बारे में।
आयोडीन की कमी से उस ग्लैंड को फूल जाता है और फूल जाने के कारण वहाँ पर एक इसे कहा जाता है घेघा रोग या गलगंड रोग कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है। उसका नाम है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भारत QR कोड, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट कमेंट से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसमें C नहीं सही है, डी इक्वल टू राइट आंसर। डी राइट आंसर है दोस्तों, इसका डी राइट आंसर है। सोहेल शर्मा नहीं है इसमें। और दोस्तों आप समझते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत के उत्तर में है, ये नेपाल में है। नेपाल में ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में 2 लोग किए थे। एक का नाम है हेडमंड हिलेरी हेलमंड हिलेरी और दूसरे का नाम है शेरपा तेंजिंग। हेलमंड हिलेरी जो है ये न्यूजीलैंड के हेलमंड हिलेरी और शेरपा ये भारत की तरफ से गए थे। ये भारत की तरफ से शेरपा ये नेपाल के लोग को कहा जाता है। लगभग नेपाल में कुछ जनजातियां हैं, जिन कुछ लोग हैं उनको शेरपा कहा जाता है। इसे शेरपा तेंजिंग जो है ये भारत की तरफ से 1953 में पहली बार गए थे। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने। और हेलमंड हिलेरी ये भी गए थे माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने के लिए 1953 में। उसके बाद आ जाते हैं बछेंद्री पाल। ये भारत का विश्व की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल जो है ये पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। और बेल आइकन को दबा के दबाई कीजिए।